CAPF के ऐसे राइटिंग में जो है आप लोगों को पता होगा कि हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन है। 300 वर्ड्स में आपको गिवन टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना है और टाइम पीरियड जो है अप्रॉक्स एक ऐसे के लिए 18 मिनट में। बेसिकली वो चाहते हैं कि आप इस तरह से उस टॉपिक को लिखो कि उस टॉपिक का व्हाई व्हाट हाउ क्या उसके बारे में हो रहा है, उसका क्या इंपैक्ट है, इन चीज़ों के बारे में। यहाँ खत्म नहीं होता। ये 18 मिनट जब हम ऐसे लिखते हैं उसके मतलब पूरा ताकत लगा के हम ऐसे लिखते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, वी आर कंप्लीटली इनटू दैट ऐसे। लेकिन तुरंत अगला ऐसे हमको आवाज़ दे रहा है, भाई टाइम हो गया, इट्स अ रिले। एक हो गया, तुरंत उसके हाथ में देना है बैटन, और वो भी इसी मिनट पे देना चाहिए। लेट हो गया तो आगे की सारी प्रोसेस लेट हो जाएगी एंड फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है AVKS में। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम कि हमने बात नहीं की है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वी आर गॉट 4 months लेफ्ट। आई एम हियर टू टॉक अबाउट पेपर 2 एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक टुडे। बहुत सहज बात करने वाले हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक चीज़ पे बात करने वाले हैं। पेपर 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है ऐसे राइटिंग। ठीक है, पेपर 2 का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, हाउ टू स्टार्ट इट, व्हाट टू डू इन द इनिशियल फेजेस, ये सारी चीज़ों के बारे में कभी ना कभी बात कर चुके हैं। तो वो आप वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, आज भी शायद ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवेंट मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आज हमारा फोकस ये होगा कि ऐसे राइटिंग क्या है। उसके बावजूद अगर आपको कुछ सवाल है, अगर आप न्यू कमर हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी जो टाइम बचा है, इसके बाद अगर आप प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं, देखिए ऐसा ज़रूर होगा कि जब हम नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा तब कुछ बच्चों को नींद खुलेगी, फिर वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ एक्सपेक्टेड। वी कांट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम देम। दिस इज़ द मिनिमम टाइम पीरियड दैट यू नीड। वो भी अगर आप मुझे ये प्रॉमिस करते हैं कि भाई 10 घंटे मिनिमम आप पढ़ेंगे, तब जाके आपका कुछ होगा। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि भाई पेपर 1 का कुछ ना कुछ आपके पास है बैकग्राउंड, उसके बाद चलो पेपर 2 आप मैनेज कर सकते हो अगर आप रोज़ डेली 2 घंटा देते हो, कम से कम 2 घंटा, तब जाके पेपर 2 आपका वर्कआउट होगा। क्योंकि मैं हमेशा ये बोलते आ रहा हूँ कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग द स्किल, इट्स अबाउट प्रैक्टिसिंग इट अगेन एंड अगेन। बिकॉज ऐसे राइटिंग हमको नहीं सीखना है, सिर्फ हमको 4 ऐसे बैक टू बैक लिखने का स्किल सीखना है, वो भी गिवन टाइम पीरियड में। हमको जो लगता है कि ऐसे राइटिंग में सीख लूँगा तो वहाँ जाके ऐसे तो लिख देंगे, लेकिन वो कितना टाइम आप ले रहे हो एक ऐसे लिखने के लिए, ये तो मैटर करता है ना। ये हम समझते नहीं हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। और इतना सब होने के बावजूद पेपर ख़त्म नहीं होता। पेपर 2 जो है उसके जितने हिस्से हैं, वहाँ उसमें से जिस हिस्से के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो ये है, ओके, ऐसे। लेकिन उसके अलावा आगे जब हम जाते हैं तब आर्ग्यूमेंट भी है, रिपोर्ट है, प्रेसी राइटिंग है, कॉम्प्रहेंशन है और उसके बाद ग्रामर है। ये सारा मिलके बनता है आपका पेपर 2। अब सवाल ये है कि ये सारा आपको ख़त्म करना है 3 घंटे में। बात सही है? ये सारा आपको ख़त्म करना है 3 घंटे में। तो इसीलिए मैं ये बोल के कैसे अपने आप को मतलब खुश कर लूँ कि सर ऐसे राइटिंग मुझे आता है अब, या फिर आर्गुमेंट राइटिंग मुझे आता है, रिपोर्ट राइटिंग इन दोनों से अलग कैसा है मुझे पता है, आई कैन राइट इट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग द स्किल, ऑब्वियसली दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसमें से एक स्पेसिफिक टॉपिक आज हमने लिया है, दैट इज़ ऐसे राइटिंग। लेकिन उतना काफ़ी नहीं है ना, हम लोगों को ये सारा 3 घंटे में लिख के ख़त्म करना है। और एक ऐसे नहीं है, 4 ऐसे है, 2 आर्ग्यूमेंट, 2 रिपोर्ट, फिर प्रेसी और कॉम्प्रहेंशन तो सिंगल है, उसके बाद ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस। ये सारा 3 घंटे में ख़त्म करना है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन यहाँ से शुरू होता है। उसके लिए मुझे रेडी होना है। एम आई रेडी? आस्क योरसेल्फ, एम आई रेडी? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो। वी जस्ट नो दैट हमको पेपर 2 है, करना है, लिखना है। लेकिन जब उसकी ग्रेविटी समझते हैं तो यू विल रियलाइज कि आई एम नॉट इवन रेडी। मतलब वहाँ जाके परफॉर्म करने की बात तो अलग है, आई एम नॉट मेंटली रेडी टू फेस दैट थिंग विच यू हैव टू फेस, यू डोंट हैव अ चॉइस, राइट। और इसीलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मतलब आज तो पहला कदम हम लोग उठा रहे हैं, तो ऐसे राइटिंग आपको सीखना है। ऐसे राइटिंग क्या है उसके बारे में थोड़ी आज ब्रीफ में बात करते हैं।
ठीक है, देखिए हम लोग एसे राइटिंग की बात करने वाले हैं और हम लोग CAPF के एसे राइटिंग की बात करने वाले हैं। CAPF के एसे राइटिंग में जो है आप लोगों को पता होगा कि हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन है। 300 वर्ड्स में आपको गिवन टॉपिक के ऊपर एसे लिखना है और टाइम पीरियड जो है अप्रॉक्स एक एसे के लिए 18 मिनट है। अब 18 मिनट में एक 300 वर्ड्स का गिवन टॉपिक उस वक्त उसके बारे में सोच के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके पॉइंट्स को एक लॉजिकल फ्लो में लाके लिखना इटसेल्फ इज अ चैलेंज। दैट्स व्हाई यू नीड प्रैक्टिस। लेकिन चैलेंज यहाँ ख़त्म नहीं होता। ये 18 मिनट जब हम ऐसे लिखते हैं उसके मतलब पूरा ताकत लगा के हम ऐसे लिखते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, वी आर कंप्लीटली इनटू दैट ऐसे। लेकिन तुरंत अगला ऐसे हमको आवाज़ दे रहा है, भाई टाइम हो गया, इट्स अ रिले। एक हो गया तुरंत उसके हाथ में देना है बैटन, और वो भी इसी मिनट पे देना चाहिए। लेट हो गया तो आगे की सारी प्रोसेस लेट हो जाएगी एंड यू विल लॉस्ट, है ना, यू लूज, सॉरी। तो बात क्या है कि 18 मिनट में ख़त्म करना है, लेकिन पूरे दिमाग में वो पॉवर्टी वाला सीन चल रहा था। उसके बाद सडनली आपने साइंस टेक का कुछ पूछ लिया, तो यहाँ से उसको इस दिमाग को दूसरे टॉपिक में लेके जाना इट इटसेल्फ इज अ चैलेंज। उसकी प्रैक्टिस कौन करेगा? वी आर एक्चुअली डूइंग इट राइट नाउ इन आवर बैच, ऑनलाइन बैच, राइट? बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पेपर 2 इज नॉट जस्ट अबाउट, ये बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ ऐसे राइटिंग करना इज नॉट पेपर 2, राइट? तो हमको ये समझना पड़ेगा कि पेपर 2 में ऐसे राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग के स्किल के साथ, टाइम के साथ भी हम लोगों का बैटल है, और वो बैटल हमको अगर ठीक से निभाना है तो हमको बहुत अच्छा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और वो अभी से करना पड़ेगा। सबसे पहला कदम मैंने क्या बताया, यहाँ रेडी होना पड़ेगा कि भाई मुझे लिखना है, ठीक है? तो चलो बात करते हैं कि कैसे मैं ऐसे की तरफ देखूँ। एक बार जो मुझे करना है वो चीज़ ठीक से समझ में आ गई ना, देन वी आर एबल टू डील विद इट प्रॉपरली। क्योंकि हम लोगों का क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, किसी भी चीज़ की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो डिफाइन करता है कि मैं कितने जल्दी उस चीज़ को डाइजेस्ट करता हूँ, समझ पाता हूँ। ऐसा होता है और नॉर्मली। तो अभी पकड़ लीजिए, ये जो ऐसे राइटिंग है, तो मेरे दिमाग में बचपन से है कि भाई 10th में भी ऐसे लिखा था, ग्रेजुएशन में भी शायद कहीं ना कहीं कुछ इंग्लिश सब्जेक्ट था तो ऐसे लिखा था। तो कुछ टॉपिक देते हैं तो उसके बारे में लिखना है, उस ऑब्वियसली उस वक्त जो दिमाग में आएगा उसको अरेंज करके लिखना है। अभी थोड़ी देर के लिए काम करते हैं कि इस टाइम फैक्टर को थोड़ा फ्रीज करके रख देते हैं। फिलहाल जो है इसको हम बोलते हैं कि भाई तू थोड़ी देर के लिए रुक जा। अभी हमको बस ये सीखने दे कि भाई 300 वर्ड्स में गिवन टॉपिक पे कैसे करना है। यूपीएससी CAPF की एग्ज़ाम में 2 प्रॉब्लम आती है जब कोई टॉपिक मेरे सामने आता है। एक तो ये प्रॉब्लम आती है कि आई एम अवेयर अबाउट दैट टॉपिक, या आई एम नॉट अवेयर। आपको लगेगा सर अवेयर होना, नॉट अवेयर होना तो समझ सकते हैं कि नहीं पता है तो उसके बारे में पॉइंट जनरेट कैसे होंगे, तो ऐसे कैसे लिखूंगा, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस प्रॉब्लम, हाउ कैन आई डील विद दैट। लेकिन अवेयर होना भी एक प्रॉब्लम हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा जब आपके पास इंफॉर्मेशन है तो बहुत बार उसकी अरेंजमेंट में प्रॉब्लम हो जाता है। फिर बहुत बार ये हो जाता है कि कर तो देते हैं अरेंज, लेकिन टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पता है तो मन करता है कि लिखे और अच्छा लिखे। तो कभी कभी वर्ड लिमिट क्रॉस कर देते हैं, और टाइम लिमिट तो होगा ही क्रॉस, अगर वर्ड लिमिट क्रॉस होगा तो वहाँ भी नुकसान है, क्योंकि अगला ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ होगा, अगले क्वेश्चंस कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। तो टॉपिक के बारे में बहुत अवेयरनेस होना इज़ ऑल्सो नॉट गुड थिंग। अब अवेयरनेस में भी सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, एक प्रॉब्लम ये है कि आपका टाइम और आपका वर्ड लिमिट दोनों क्रॉस हो जाएगा। ये तो प्रॉब्लम है ही। इसके साथ साथ और एक प्रॉब्लम ये है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक दिया होता है तो वो वर्ड जो है उस लाइन में उस वर्ड को पढ़ते हैं, उस वर्ड को पढ़ते हैं, वो वर्ड मुझे पता होता है तो दिमाग में ये होता है कि बस इस वर्ड को लिखना है। लेकिन शायद ऐसे में पूछा गया है कि इस वर्ड का इम्पैक्ट इस पे क्या है, या इस वर्ड का लिंक इससे क्या है, तो ऐसे में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इन दोनों का रिलेशन के बारे में ज़्यादा फोकस होना चाहिए। लेकिन मुझे एक ही फ्रेज या वर्ड के बारे में अच्छे से पता है, तो आई जस्ट फोकस ऑन दैट वर्ड एंड जस्ट आई कीप ऑन राइटिंग अबाउट दैट वर्ड। ऐसा नहीं कि दूसरी चीज़ों के बारे में लिखता नहीं हूँ, लेकिन फोकस में वही होता है, फिर भी मुझे मार्क्स कम मिलते हैं। फिर सोचते हैं इतना अच्छा पता था, इतना लिखा, फिर भी मार्क्स नहीं मिले।
तो प्रिजुडाइज माइंड से लिखते हैं, इसलिए बहुत अवेयर होना या बहुत अवेयर नहीं होना, मिस इंटरप्रेट करने के चांसेस होते हैं। मिस इंटरप्रिटेशन इतनी बड़ी गलती है, मैं आपको कैसे बताऊं। अगर आपका ऐसे लो क्वालिटी का है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दे पाए, कुछ अच्छा डाइवर्सिटी नहीं लिख पाए, तो भी आपको एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन गलती से अगर आपने पूरे ऐसे की लाइन को ही मिस इंटरप्रेट कर दिया और उसके बाद गलत डायरेक्शन में ऐसे लिखा, तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले भाई, ठीक है। तो सोचने समझने की बात है, इसलिए बहुत सारे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और इसीलिए हम लोग ऐसे राइटिंग की तरफ आज कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। भाई ये इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर बॉडी लिखना है, फिर कंक्लूजन लिखना है, ये सब तो ठीक ही है, उसके बारे में तो बात करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले, जैसे कि मैंने बोला, लेट मी कंटिन्यू विद द टॉपिक, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है, कि जो टाइटल दिया गया है, जो टाइटल दिया गया है उसके बारे में सोचना, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक चीज़ बोलता हूँ। अभी पकड़ लो, आपको ये टॉपिक दिया मैंने, टॉपिक ये बोल रहा है रीलुकिंग टूवर्ड्स इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट। अब हम लोग, कॉमन सेंस की बात है, इंडियाज नेबरहुड, अब देश का नेबरहुड है तो कौन कौन से नेबरहुड है भाई? ओके, पाकिस्तान आ गया, बांग्लादेश आ गया, चीन भी है ना, चाइना भी है, फिर म्यांमार भी है, फिर भूटान भी है, फिर नेपाल भी है ना, मालदीव्स भी है, तो अफगानिस्तान भी, तो ये हो गया। ओके ओके, नेबरहुड समझ में आ गया। तो मुझे लगता है कि ओके, एक एक कंट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, सही हो जाएगा। पूरी तरह से ये अप्रोच गलत नहीं है, लेकिन ठीक से ऐसे को पढ़ा नहीं है, एक ही चीज़ पे फोकस किया, इंडियाज़ नेबरहुड। और हाँ, फर्स्ट मतलब भाई रीजनल पॉलिसी पे ध्यान देना चाहिए, ये ऐसे डिमांड कर रहा है तो मैं लिखूंगा कि भाई क्या क्या सोच रहे हैं। लेकिन ठीक से अगर देखेंगे तो यहाँ रीलुकिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके पहले देख नहीं रहे थे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिस तरह से देख रहे थे शायद उस पर्सपेक्टिव में चेंज करने की ज़रूरत है। टाइम बदल रहा है, हमारी इमेज बदल रही है, जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है, अब शायद उसके तरफ फिर से एक बार विचार करने की ज़रूरत है, ऐसा शायद ऐसे डिमांड कर रहा है। दैट्स व्हाई द फर्स्ट वर्ड इज रीलुकिंग टूवर्ड्स इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ऑलरेडी वी हैव दैट पॉलिसी, लेकिन उसकी तरफ फिर से देखने की ज़रूरत है। इसका मतलब इस ऐसे में हम ऑलरेडी क्या कर रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। क्रिटिकली एनालाइज मत करना मतलब क्या, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हो क्या? कोई भी कृति करते हैं, सालों तक करते हैं, उसका नतीजा नहीं निकलता है, या फिर उस वक्त वो सही थी लेकिन अब वो रिजल्ट नहीं दे रही है, तो कोई भी इंसान क्या करेगा, कोई भी कंपनी क्या करेगी, बोलेगी भाई लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, क्योंकि सर अब तक तो सही चल रहा था, इसका मतलब कुछ फिर से उसको अलग तरीके से देखने की जरूरत है कि वेयर वी हैव गॉन रॉन्ग। तो ऐसा हर जगह करते हैं, हम अपने लाइफ में भी करते हैं। तो कि अब तक कोई चीज़ मैंने इंप्लीमेंट की, उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी नहीं आ रहा है, तो आई नीड टू री लुक एट इट कि गलत कहाँ गया वो। इसका मतलब ऑलरेडी वी वर लुकिंग एट इंडियाज नेबरहुड, राइट, आर नेबरहुड, राइट, लेकिन वी हैव टू री लुक। तो अभी के कंटेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें बदली है, और इसलिए हमको फिर से कैसे वो चीज़ों को अलग तरीके से देखना पड़ेगा। शायद हमको ट्रेड को ज़्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा क्या, उसका अप्रोच बदलना पड़ेगा क्या, ज़्यादा एग्रेसिव होना पड़ेगा क्या। किसी जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं उनकी मेंबरशिप अगर हमारे पास है तो उसमें हमारा कैसा रोल होना चाहिए, उसके बारे में बात करनी है क्या। वी नीड टू लुक एट दिस ऐसे फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि जो हम लोगों का चल रहा है ये मुझे आपको बताना है। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये अभी हम लोग तो एकदम स्टार्टिंग में हैं और फिर आपने इतना हेवी दे दिया और फिर आप ऐसे बता रहे हो। ये आपका एंड है, दिस यू हैव टू अचीव, राइट। मतलब आपको स्टार्टिंग में इतना बड़ा सोचने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में क्या करना है मैं अभी आपको बताऊंगा, राइट। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जब टॉपिक आता है तो इंटरप्रिटेशन से शुरुआत होती है। अभी ये एग्जाम्पल है, थोड़ा हेवी है, लेकिन अभी आपके सामने सिंपल भी टॉपिक होगा तो भी आप ध्यान में रखोगे कि इसको पहले इंटरप्रेट ठीक से करना है, पहले टॉपिक को ठीक से पढ़ना है, एक एक वर्ड को ठीक से पढ़ना है, क्योंकि
ऐसे राइटिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन नहीं आता, सबसे पहले तो टाइटल ही आता है ना, जो टॉपिक मिला है वही आता है। तो उसकी तरफ कैसे देखेंगे, सोचेंगे, एक एक वर्ड को क्रिटिकली देखेंगे कि ये क्यों पूछा है। अच्छा, तो मुझे सिर्फ इस वर्ड के बारे में नहीं लिखना है। सोशल मीडिया अगर आज सोशल हार्मनी में दिक्कत कर रहा है तो सोशल मीडिया और सोशल हार्मनी के कनेक्शन को लिखना है। मुझे सोशल मीडिया के बारे में पता होता है, मैं उसी के अच्छे और बुरी चीज़ों के बारे में लिखता हूँ। उसकी चीज़ें बुरी 10,000 होंगी, लेकिन उसकी कौन सी बुरी चीज़ें सोशल हार्मनी पे इम्पैक्ट कर रही है वो मुझे फोकस करना है ना। मैं भूल ही जाता हूँ, मैं सोशल मीडिया को फोकस करके ऐसे लिख देता हूँ, डूब गया। इसीलिए सबसे पहले बात हम कर रहे हैं टाइटल। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को टाइटल को ठीक से समझना है। अगर आप टाइटल को ठीक से समझेंगे, लेट दैट बी वेरी सिंपल थिंग, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अगर मिस इंटरप्रिटेशन की खाई में आपको नहीं जाना है तो आपको टाइटल की तरफ ठीक से देखना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स थिंक अबाउट द बेसिक्स ऑफ एसे। जो भी न्यू कमर्स है उनके लिए देखिए, ये तो हम बाद में बात करेंगे कि भाई ओके, इंट्रो होता है, बॉडी होती है, उसके बाद एक कंक्लूजन लिखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है ये समझना कि ऐसे कौन से कैटेगरी से आया है। एक्चुअली कैटेगरीज के बारे में एक स्पेशल लेक्चर में लेने वाला हूँ, क्योंकि यूपीएससी पिछले कुछ सालों से कौन कौन से कैटेगरीज में कैसे कैसे पूछती है और हम उस डायरेक्शन में कैसे काम कर सकते हैं ताकि हम लोगों का प्रिपरेशन का मतलब टाइम बचे और बहुत कम समय में हम अच्छा प्रिपेयर कर पाए। विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है क्या, तो फिर वीडियो बनाने में मज़ा भी आता है कि अरे बच्चों को ये चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली लेकिन जब अगर मोटा मोटा देखें तो पॉलिटिकल टॉपिक आता है पॉलिटिकल इन द सेंस पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव या इस तरह से कुछ टॉपिक आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल टॉपिक आता है, फिर सोशल होता है। ठीक है, इकोनॉमी के आधार पर भी, या फिर सिर्फ इकोनॉमी नहीं लेकिन सोशो इकोनॉमिक टॉपिक होता है। उसके बाद कुछ साइंस एंड टेक वाला होता है, IR बेस्ड भी टॉपिक होते हैं। ठीक है, अब सिक्योरिटी बेस्ड टॉपिक तो ऑलमोस्ट आता ही है। और उसके साथ साथ एक इन जनरल जो कुछ टॉपिक्स जो है जिनको हम वैसे किसी कैटेगरी में डाल नहीं सकते, लेकिन जिनको एनालिटिकल टॉपिक्स बोला जाता है, वेयर दे चेक योर एनालिटिकल एबिलिटी, कि आप ओवरऑल जनरल टॉपिक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आता है, कहीं ना कहीं टच करेगा, लेकिन एकदम स्पेसिफिकली सोशल है भाई, एकदम वुमन या चाइल्ड लेबर के बारे में पूछ रहा है ऐसा नहीं पूछेंगे, लेकिन कुछ एनालिसिस आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। तो ऐसे अलग अलग टॉपिक से आपको, अलग अलग कैटेगरीज से आपको ऐसे पूछा जाएगा। अब 300 वर्ड्स में लिखना है। यूपीएससी ने एक टॉपिक दिया है जो इसमें से किसी एक कैटेगरी में है। ये तो मुझे पता है कि भाई स्टार्टिंग में इंट्रो लिखना है, फिर बॉडी लिखना है, लेकिन फिर कंक्लूजन लिखना है। लेकिन ये लिखने से पहले एक प्रोसेस होती है, उसके बारे में आज बात करेंगे। वो प्रोसेस कौन सी है? वो प्रोसेस है सोचने की, कि मैं सोचता कैसे हूँ और कैसे सोचना चाहिए। वैसे देखा जाए तो हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट है, उसका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, उसका अपब्रिंगिंग जो है वो अलग है, पढ़ाई लिखाई अलग हुई है, एक्सपोजर जो अलग अलग चीज़ों का है वो अलग हो सकता है, इसलिए सोचने का तरीका अलग होगा डेफिनेटली। लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें आनी चाहिए जिससे हेल्प होगी, जो यूपीएससी एक्सपेक्ट करती है वो आप लिख पाओगे, क्योंकि समय कम है और वर्ड्स भी कम है। तो सोचना इस तरह से है कि सबसे पहली बात तो मुझे ये सोचनी है कि भाई टॉपिक कौन सा भी हो, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत अवेयर भी होते हैं टॉपिक के बारे में, वो भी अच्छा नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि फिर जो मुझे पता होता है वो लिख के मैं आ जाता हूँ, लेकिन बहुत बार जो मुझे पता है वो थोड़ा सा ही उसका हिस्सा चाहिए होता है ना, और फिर बाकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, लेकिन जो मुझे पता है उसके नशे में मैं वही सब कुछ लिख के आ जाता हूँ, और अपने आप को बताते भी रहता हूँ कि आई रोट वेरी नाइस ऐसे, आई रोट एवरीथिंग आई न्यू, बट इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड एक्चुअली। थोड़ा वो चाहिए था और बाकी भी कुछ चाहिए था। तो जनरली ये ध्यान में रखना है कि एक तो फ्लो और दूसरा डाइवर्सिटी, इन दो ही चीज़ों के बारे में अभी मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि हर बार ना वही टिपिकल हो जाता है कि भाई सर ओके, ये दो चीज़ों के बारे में सोचेंगे ना तो ये चीज़ें अपने आप आ जाएगी उसमें। ठीक है, तो कैसे करना है? एक है फ्लो। लोगों को क्या लगता है, एक बार पॉइंट्स आ गए इनफ है, एक बार पॉइंट्स आ गए इनफ है, आई कैन जस्ट अरेंज देम समहाउ एंड आई विल राइट समथिंग, यू विल गेट सम मार्क्स, नॉट लाइक दैट।
लेकिन जब तक लॉजिकल सीक्वेंसिंग नहीं आता है तब तक फिर पढ़ने वाले को भी समझ में नहीं आता कि ये यहाँ क्यों लिखा है, सही लिखा है कि गलत लिखा है ये अलग बात है, रिलेवेंट है कि नहीं ये भी मैटर करता है। और एक के बाद ये है क्या, ये तो ऊपर ये लिखा था फिर यहाँ ये ऐसे कैसे आ गया। हम लोग भी कुछ आर्टिकल पढ़ते उल्टा सीधा लिखा होगा तो हम लोग कंफ्यूज ही हो जाएंगे ना, तो एग्जामिनर भी कंफ्यूज होगा। इसलिए फ्लो उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो पकड़ लो कोई टॉपिक आ गया, सिंपल टॉपिक पकड़ते हैं, पकड़ लो 2 मिनट के लिए पकड़ लीजिए, सिंपल टॉपिक है चाइल्ड लेबर। अगर चाइल्ड लेबर ये टॉपिक आ गया तो पकड़ लो, बहुत सारे पॉइंट्स जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो मेरे दिमाग में आते हैं, हाँ, तो वो मैं कुछ सोचूंगा, लिखूंगा कि भाई उसका डेफिनेशन क्या है, फॉर एग्जांपल उसके आंकड़े क्या है, डेटा क्या है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। फिर उसका एजुकेशन से कनेक्शन में जोड़ूंगा, पॉवर्टी से मैं कनेक्शन जोड़ूंगा, फिर मैं कुछ स्कीम्स के बारे में लिखूंगा, हाँ, फिर अर्बन एरिया में क्या क्या इशू है, कहाँ चाइल्ड लेबर देखा जाता है उसके बारे में बात करूंगा, ये सब मैं लिखूंगा। उसमें फिर मैं ये भी बात कर सकता हूँ कि भाई ओके जेंडर, मतलब चाइल्ड लेबर तो है लेकिन भाई ऐसा है ना कि उसमें भी गर्ल्स आर मोर प्रोन टू चाइल्ड लेबर, ऐसा है या बॉयज़ है या क्या है, ये सारी चीज़ें आ गई उसमें। अब ये मैंने सोच लिया, लेकिन ना उसी के पैरेलल, और ये सब अभी होगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ये सब एक दूसरे से ऐसे वो होता है ना, एक दूसरे में ऐसे अटैच हो जाता है, वैसी चीज़ें हैं ये। मेरा ये सोचना कि मुझे एग्जामिनर को क्या बताना है, लिसन टू मी प्रॉपरली, मुझे एग्जामिनर को क्या बताना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सर अगर पकड़ लो, इट डिपेंड्स अगेन। अब मैं जैसे कि मैंने बोला था कि जब हम फ्लो की बात करेंगे तो अपने आप क्या होगा, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन डिस्कस होगा। जैसे कि पकड़ लो, मैं सबसे पहले ये डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं सर कोई रिसेंट टाइम में कुछ इशू हुआ था रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर, उससे शुरुआत करनी है मुझे, तो फिर मैं इसमें देखूंगा कि भाई कुछ इशू है क्या, कुछ केस स्टडी है क्या, कुछ न्यूज़ में है क्या, उससे शुरुआत करूँ या डेफिनेशन से शुरुआत करूँ, या फिर मैं सोचूं कि कुछ हिस्ट्री जो है ब्रिटिश पीरियड से या चाइल्ड लेबर की शुरुआत ओवरऑल दुनिया में ही कैसे और कब हुई, उससे बात करूं। तो ये चीज़ों से मुझे समझ में आता है कि सबसे पहली मेरी चीज़ वो होगी, आइदर इट कैन बी डेफिनेशन और इट कैन बी सम करंट न्यूज़ और इट कैन बी हिस्ट्री। ठीक है, हो गया इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन जो है वो हो गया, लेकिन देखो अभी बहुत डिटेलिंग में मत जाओ, पहले तो सिर्फ कैसे फ्लो रखना है ये मैं सोच रहा हूँ, वो डिटेलिंग बाद में देख लेंगे। तो मैंने बोल दिया कि भाई पहले मैं कुछ डेफिनेशन से शुरुआत करूँगा मे बी, हाँ, या फिर करंट से शुरुआत करूँगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एग्जामिनर को ये बताना है सर ये बेसिकली व्हाई वी हैव चाइल्ड लेबर, व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट। या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं बोल सकता हूँ कि सर चाइल्ड लेबर की इम्पैक्ट क्या है, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि वो क्यों एग्जिस्ट करता है। इट्स अप टू यू, योर कॉल। लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे एग्जामिनर को ये बताना है। थोड़ी देर के लिए अज्यूम करके चलते हैं कि सबसे पहले मैंने लिखा कि क्यों है, उसके इम्पैक्ट क्या है। अच्छा, तो फिर अगर सबको पता है कि ये चीज़ बुरी है तो अब तक क्यों फिर भी टिकी है, इसका मतलब फिर यहाँ क्या आ गया, गवर्नमेंट के एफर्ट्स आ गए, आए ना। फिर कुछ चीज़ें लिखनी है, कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है, लेकिन फिर भी अभी रिसेंट कुछ फिगर के हिसाब से इतना चाइल्ड लेबर है, तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। मतलब यहाँ मैंने ऑलरेडी क्यों है ये लिख दिया है, लेकिन मतलब क्यों अब तक था, बेसिक उसके रीजंस क्या थे, लेकिन अभी यहाँ मैंने कौन से रीजंस लिखे, एफर्ट्स के बावजूद व्हाई इट परसिस्ट्स, एंड देन आपका फिर कंक्लूजन आ सकता है मे बी, जहाँ आप ओवरऑल लिखोगे कि किस तरह का सोसाइटी हमको चाहिए एंड जो भी स्टफ होगा। इम्पॉर्टेंट क्या है कि मैंने ये डिसाइड करना कि मैं पहले बात करूँगा व्हाई, फिर उसका इम्पैक्ट क्या है, कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी व्हाई इट इज़ देयर, है ना। तो ये मुझे सोचना और समझना है। अब थोड़ी सी डाइवर्सिटी की बात करते हैं। जब मैं व्हाई लिखने वाला हूं कि क्यों है आज, तो उसके मैं रीजंस लिखूंगा, है ना। सोशल रीजंस है, पॉलिटिकल रीजंस है, कल्चरल रीजंस है, जो भी है वो आएगा। जब मैं उसके इम्पैक्ट के बारे में लिखने वाला हूं तब मेरा डेटा आएगा।
जब मैं एफर्ट्स के बारे में लिखने वाला हूँ तब मेरी स्कीम्स आएगी। हाँ, जब मैं एफर्ट्स के बारे में लिखने वाला हूँ तो मेरा और डाइवर्सिटी आएगी, क्योंकि मुझे ये भी तो लिखना पड़ेगा ना। देखो, पता नहीं सबके दिमाग में ये है कि एक बार गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में लिख दो, काफ़ी हो जाता है। सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगेन इट इज़ मैटर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। ये हम क्यों नहीं समझते कि इट इज़ नॉट ओनली वन एंटिटी विच वर्क्स फॉर द प्रॉब्लम्स इन द कंट्री, लेट दैट बी एनी कंट्री। वेलफेयर स्टेट ये एक ही एंटिटी नहीं है ना जो काम करती हैं। एनजीओज भी है, इंटरनेशनल एनजीओज है, लोकल एनजीओज है, कुछ सिविल सोसाइटी के और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो एनजीओ, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये इनके बारे में भी लिखना उतना ही जरूरी है। देन ओनली एग्जामिनर कैन अंडरस्टैंड कि दिस पर्सन नोज द स्टफ। ये नहीं कि स्कीम लिखा खत्म हो गया, है ना। उसके बाद भी फिर क्यों परसिस्ट करती है, उसके रीजंस में शायद पॉवर्टी आएगी, एजुकेशन के बारे में भी अभी अवेयरनेस नहीं है, स्टफ आएगा, कल्चर रीजंस आएंगे, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ पॉइंट्स निकाल के ऐसे लिखना इज नॉट सफिशिएंट। यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे एग्जामिनर को क्या बताना है कि सर चाइल्ड लेबर क्या है, क्यों है, उसके क्या परिणाम हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया। सिंपल सिंपल बोल रहा हूँ मैं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके पास स्कोप ही नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोचने के लिए। तो बहुत क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए स्कोप ही 300 वर्ड्स का तो लिमिट है। मुद्दे की बात तो लिखनी पड़ेगी। अब ये सिंपल टॉपिक है, इसलिए कुछ स्पेसिफिक टॉपिक आ गया तो आपको उस तरह से भी लिखना पड़ेगा, लेकिन मोटा मोटा हमेशा मुझे क्या लिखना है ये सोचना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा कि बॉस ओके, सबसे पहले मैं ना रिसेंट अभी कुछ न्यूज़ लिख दूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा सर वो क्यों है, उसके क्या इम्पैक्ट है, उसके लिए गवर्नमेंट या बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रहे हैं, फिर भी वो क्यों है ना। फिर कुछ सॉल्यूशंस शायद, और कंक्लूजन, या फिर वे फॉरवर्ड। मतलब कंक्लूजन एक अलग चीज़ है, खैर उसमें आप फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड लिखते हो या ओवरऑल हमने क्या करना चाहिए, मैंने क्या करना चाहिए, ग्लोबल कोऑपरेशन के बारे में लिखते हो, ये सारा स्टफ उसमें आता है। लेकिन डिसाइडिंग अ फ्लो एंड देन मर्जिंग ऑल द पॉइंट्स यू हैव इन दैट फ्लो मेक्स अ लॉजिकल सीक्वेंस व्हिच इज एक्सपेक्टेड इन एसे, देन यू गेट गुड मार्क्स। बहुत बार तो मैं आपको बोलता हूँ आपका फ्लो अच्छा होगा और आपके पॉइंट्स कम होंगे ना तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ना कॉमन सेंस से वो समझ में आता है ना कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपके दृष्टिकोण को पॉइंट्स मिलते हैं, आपकी समझ को पॉइंट्स मिलते हैं। ऑब्वियसली दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आपकी समझ को पॉइंट्स मिलते हैं। अगर मेरे को नहीं पता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, या मुझे फिर भी मेरा पता है लेकिन फिर भी सर बहुत अच्छे से डाइवर्सिटी कैसे क्रिएट की जाए, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। लेकिन फ्लो डिसाइड करना और फिर पॉइंट्स को वहाँ मर्ज करना इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एसे राइटिंग। ठीक है, नॉर्मली हर बंदा आता है बोलता है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। अरे हाँ भाई ठीक है, लेकिन फिर इंट्रोडक्शन तो समझ में आ जाता है कि कुछ स्टार्ट करना है, लेकिन वो बॉडी में समझ में नहीं आता कहाँ क्या कैसे, वो आप ही को सोचना है। आप खुद डिसाइड कर लो और वैसे करो। अब आपको बताऊं, ये चाइल्ड लेबर जो है इसको और 10 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं फ्लो बना के, लेकिन कुछ तो मुझे सोचना पड़ेगा। मैं कुछ बिना सोच के लिखूंगा तो वो हैप्पैज़र्ड लगेगा, है ना। इसलिए कुछ सोचना, सिंपल सोचना, और उसमें फिर अपनी चीज़ों को डालना। अब बोलोगे सर 18 मिनट में ये सब करेंगे कैसे? बहुत सारी प्रैक्टिस अभी से करेंगे तो अपने आप वो चीज़ें वर्कआउट होंगी। मुझे लगता है कि जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गई है। इसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, उसके रिगार्डिंग हम आगे कुछ वीडियो बना के आंसर्स दे देंगे, है ना। डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन ठीक से इसको देखो, ठीक से इसको समझो। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द टॉपिक, आई एम कंसर्न अबाउट हाउ आई थिंक व्हेन आई रीड दैट टॉपिक। सो सबसे पहली बार हमने इस वीडियो में ये देखी कि मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए हर टॉपिक को ठीक से समझना, और समझने के बाद जब मेरी सोचने की प्रोसेस शुरू हो जाती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होकर पॉइंट्स निकालता ही हूँ मैं, वो निकालना ही है, उसके साथ पैरेलल आधे मिनट में ये भी डिसाइड कर लेना है कि सबसे पहले मैं ये बात करूंगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर इसमें मैं ये लिखूंगा, इसके बाद ये, फिर हाँ, और फिर वो इनफैक्ट वो ज़्यादा आसान है। वंस आई डिसाइड दिस ना, तो फिर कन्फ्यूजन भी नहीं होता कि अरे किसको कहाँ लिखूँ, क्योंकि फिर तुरंत समझ में आ जाता है कि ओके वाई यहाँ, ये यहाँ, या इस तरह से आपको करना है। दिस इज़ ऐसे राइटिंग जिस तरह से मैं समझता हूँ कि ऐसे राइटिंग में बेसिकली वो चाहते हैं कि आप इस तरह से उस टॉपिक को लिखो कि उस टॉपिक का वाई, व्हाट, हाउ, क्या उसके बारे में हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट है, इन चीज़ों के बारे में आप लिखो।
फिर डाइवर्सिटी कैसे लाते हैं, विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेशन। कनेक्टेड सेशन है, मैं बात करूंगा उसमें, लेकिन ये इस तरह से ऐसे को देखना है कि एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आपको भरपूर स्कोप है कि आप बहुत सारे डाइवर्सिटी ऑफ पॉइंट्स को ला सकते हो, लेकिन एक लॉजिकल सीक्वेंस में उसको लिखना है, दैट इज ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, गिवन टाइम लिमिट में 300 वर्ड्स में। कुछ भी डाउट्स है इसके रिगार्डिंग, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर योर डाउट्स, डोंट वरी। ओके, लेकिन अभी इसको ठीक से समझो। आई विल टॉक अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ पॉइंट्स इन एसे राइटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।